Hello everyone. Now today we are going to start new chapter, that is three-dimensional geometry। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। लेवल अपना आईआईटीजे ही रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें जानना पड़ता है, एकदम बेसिक से लेके चलते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो कि ये एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट में ये एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अगर हम लोग एक वेक्टर ए बी को डिफाइन करना चाहे तो लिख सकते हैं ये टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो ये हो गया ए बी वेक्टर। अगर मुझे ए बी वेक्टर का लेंथ को कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ये जो कंपोनेंट है आई जे के का, इसका स्क्वायर का सम लिखना। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी, और ये बना आपका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जो है सीखे, और ऑलरेडी आप लोग इसको याद करके आए हो। तो ये वेक्टर से पता चला ये आता कैसे। नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, वन एंड x1 y1 z1, अनदर एंड x2 y2 z2। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट P है जो इसको डिवाइड कर रहा है लैम्डा इज टू 1 में। तो अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? B का जितना भी कोऑर्डिनेट्स है, कंपोनेंट है, वो लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, और A का जितना भी कंपोनेंट है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो P का कोऑर्डिनेट आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 प्लस 1 इंटू x1 बाय लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली y का निकाल लीजिए। ये y1 होगा। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट कर लिए। पहला का जो दो हम लोग निकाले, ये तो हम लोग 2D में भी निकालते हैं। तो 3D में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट z का जो है ऐड हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपने p का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस होता है, इंटरनल डिवीजन में प्लस। ठीक है ना। अब मान लीजिए ऐसा है कि आप किसी टाइम आपको जो है p का कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, और ये पूछ रहा है कि ये p एक्सटर्नल या इंटरनल डिवाइड कर रहा है। तो अगर आपका लैम्डा पॉजिटिव आता है तो आप बोलेंगे इंटरनल डिवीजन है, ये इंटरनल डिवीजन है। और अगर लैम्डा सॉल्व करने के बाद नेगेटिव होता है, हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 3 नंबर पॉइंट होगा आई थिंक इट्स डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स एंगल्स ऑफ अ वेक्टर। मान लेते एक वेक्टर है ए वेक्टर A1 I cap, A2 J cap एंड A3 K cap। तो इसको जरा ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओरिजिन एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन एंड जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पर एक पॉइंट है स्पेस में P, तो ये अपना बना OP वेक्टर। तो जैसा हम लोग 2D में पढ़ते हुए आए थे कि जब भी आपको कोई लाइन को डिफाइन करना है 2D में, है ना, तो इन केस ऑफ 2D अगर हम लोग लाइन के बारे में बात करें तो हम लोग वहां पर स्लोप के बारे में पढ़े थे। स्लोप वो होता है जो लाइन का डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। तो ठीक इस तरीके से स्पेस में भी अगर आपको लाइन के बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में हमको डायरेक्शन का जरूरत है। जैसा 2D में पता होना चाहिए स्लोप क्या है और उस लाइन के ऊपर में एक पॉइंट। तो 2D में आप यूनिकली एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस में डिफाइन करने के लिए आपको ये जानना होगा कि ये स्पेस में इस लाइन का पोजीशंस क्या है। तो पोजीशंस को हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग को जो है इसका डायरेक्शंस को कैलकुलेट करना होगा। तो ये डायरेक्शन सब लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं ये वाला जो अपना वेक्टर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे अल्फा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे गामा। गामा। तो ये जो अल्फा है, बीटा है और गामा, ये असल में एंगल्स है मेड बाय द वेक्टर ओपी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल्स। इसी डायरेक्शन एंगल्स का अगर हम लोग कॉस ले लें तो इसी डायरेक्शन एंगल का अगर आप कॉस ले लेंगे तो यू हैव कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो ये जो 3 सेट ऑफ नंबर आ गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। इसका नाम होगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए। ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस आपने पता कर लिया। इसको शॉर्ट में डीसीएस भी लिखते हैं, डीसीएस, ठीक है ना। तो डायरेक्शन एंगल पता चला कि एक वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है डायरेक्शन एंगल्स। उसी के कॉस लेने पर जो क्वांटिटी आता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इससे हम लोग एक चीज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर मैं पी से इस लाइन ओ वाई के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ,
तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा, और इसका एक मैंने नाम दे दिया PM2। तो नाउ यूजिंग द ट्राइंगल यूजिंग द ट्राइंगल PM2, OPM2, अगर हम लोग इसको यूज करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका बेस है। OM2 is the base and OP is the, इसका अगर मॉड्यूलस ले लें हम लोग तो ये बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। तो OM2 बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये आपको कॉस देगा, तो ये बनेगा आपका कॉस बीटा। तो यहाँ से ओरिजिन से लेके ये M2 तक का लेंथ कितना है, A2 है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट A1 A2 A3 है। तो ये बनेगा A2 बाय, ये वाला को अगर आप कुछ नाम दे देते, लेंथ ऑफ द वेक्टर को अगर आपने A कॉल कर दिया तो दिस इज A वेक्टर का मॉड ले लिया, तो ये बना आपके पास कॉस बीटा। तो आप बोलेंगे सिमिलरली सर मैं P पॉइंट से Z एक्सिस के ऊपर में भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता हूँ। तो P पॉइंट से Z एक्सिस के ऊपर में अगर डायरेक्टली P पॉइंट को आप प्रोजेक्ट करेंगे Z एक्सिस में, तो ये उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। और यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे A3 लेन और बाय मॉड ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू कॉस गामा। और अगर आप P पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर में अगर ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल और इसका अगर नाम दे देते हैं M1, तो यहाँ से आपको कॉस अल्फा भी निकल जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन राइट कॉस ऑफ अल्फा, तो इसका कंपोनेंट A1 है, तो A बाई मॉड ऑफ वेक्टर then cos gamma we have A3 component by mod of A vector। आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। तो ये जो आ रहा है आपके पास cos अल्फा cos बीटा और cos गामा, तो cos अल्फा we have A1 by mod of A, cos बीटा we have A2 by mod of A, और एक आया इसको हम लोग इन शॉर्ट एल बोलते हैं, इसको हम लोग एल बोलेंगे। तो इसको कॉल कर दिया एल, इसको कॉल कर दिया एन, और ये कॉस गामा इसको एन कॉल कर दिया। तो नाउ वी हैव इंपॉर्टेंट रिजल्ट एल का स्क्वायर एन का स्क्वायर एन का स्क्वायर। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस में निकालना चाह रहा हूँ। तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर बाय मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ऊपर में भी तो मॉड ऑफ ए ही आ रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ BCS इज ऑलवेज 1। ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे प्यारे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग के हाथ लगा, जे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 के बराबर है। दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ DCS इज इक्वल टू 1। तो ये एक रिजल्ट आया। अगर मैं कॉस को साइन में लेके चले जाऊं तो 1 माइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये 2 नंबर रिजल्ट भी हम लोग को याद रखना है। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा आप देखिए लास्ट स्लाइड में हम लोग क्या किए थे। यहाँ पर जो वेक्टर हम लोग लिए थे उसका डायरेक्शन था O से P।
ओ से पी। तो एक वेक्टर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ओ से पी की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो इसका अगर हम लोग डीसीएस लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल कॉमा एम कॉमा एन, ये थर्ड पॉइंट। इसी का अगर आप, ये होगी आपका ओपी डायरेक्शन, सेंस कौन सा होगा, ओपी सेंस में। अगर आप पीओ सेंस के बारे में बात करते हैं, पीओ सेंस में, ये सेंस में लेंगे तो इस वेक्टर का डीसीएस आएगा माइनस एल माइनस एम माइनस एन। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये अपना ओपी इस सेंस में ओपी है, ओपी वेक्टर। अगर इस वेक्टर को मैं सिर्फ ऐसा कंसीडर करूं कि अ, ये तीन डायरेक्शन है ना, एक्स वाई जेड, तो इसमें थोड़ा सा डायग्राम दिखाना डिफिकल्ट है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको समझाने के लिए सिर्फ दो ही एक्सिस लेता हूँ, जिससे आपको समझने में आसान हो। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। तो ये आपका वेक्टर जो है ये ओपी है, ऐसा जा रहा है। और ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसके साथ ये एक एंगल बना रहा है अल्फा। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि ये एक्सटेंडेड एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये ओ एच डैश के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं इसको, आप ऐसा सोचिए कि ये आपका वेक्टर है, ये ओपी सेंस में है, ठीक है ना। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अच्छा, इसी वेक्टर को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं ऐसे, तो ये, अब ये डायरेक्शन है, मैं ये वाला लेना चाह रहा हूँ, दैट इज ऑपोजिट टू ओपी। तो ये पीओ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, इसको अगर मैं पी डैश नाम कर दूं, तो ये ओ पी डैश डायरेक्शन में अगर आपको एंगल लेना है, तो आप कैसे लेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दो वेक्टर के बीच में जब हम लोग एंगल डिफाइन करते हैं ना, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, आइदर दोनों डाइवर्जेंट होना चाहिए या फिर दोनों कन्वर्जेंट होना चाहिए। दोनों डाइवर्जेंट या फिर दोनों कन्वर्जेंट होना चाहिए रे। तो यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्शन यहाँ पर है, ये डायरेक्शन यहाँ पर है। तो ये दोनों वेक्टर के बीच में अभी एंगल अल्फा नहीं है, अभी ये वाला है। तो ये पहले बनाया था अल्फा, अभी ये बाकी जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो अगर ओपी डायरेक्शन में आपका एंगल अल्फा बीटा और गामा बन रहा है, तो आपको याद रखना है कि पीओ डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। इसी का अगर आप कॉस लेंगे तो आएगा माइनस एल माइनस एल माइनस एल। तो इसका मतलब किसी एक लाइन के साथ ओपी सेंस में डायरेक्शन कोसाइन अगर एल एम एन है, तो पीओ डायरेक्शन में माइनस एल माइनस एल माइनस एन है। अगर जनरली क्वेश्चन जो है दोनों ही ऑप्शंस मल्टी करेक्ट आंसर है, और अगर आपको दोनों ही आंसर उन लोग ने कैलकुलेट करके दिया है, ओपी सेंस और पीओ सेंस, तो दोनों को टिक करना है। अदरवाइज ये वाला जो सेंस है ओपी डायरेक्शन, इसी को प्रेफरेबल करना है। अगर सिंगल करेक्ट चॉइस हुआ, अगर आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर दोनों आंसर दिया हुआ है और सिंगल करेक्ट है, तो इसी को आपको प्रीफर करना है। और अगर मल्टी करेक्ट आंसर है आपके पास, तो फिर आपको दोनों में ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बना आपका तीसरा पॉइंट, जहां पर आप देख सकते हैं एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो है यूनिकली हम लोग डिफाइन करते हैं एलिमेंट, और सेंस की वजह से एक लाइन का दो डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है या होता है।
एक पीओ सेंस और एक ओपी सेंस। क्या यहाँ तक बच्चों क्लियर है? क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जो स्टार्टिंग में एक वेक्टर लिए थे, ए वेक्टर, और ए वेक्टर के साथ यहाँ पर अगर आप गौर करके देखेंगे तो ये कॉस अल्फा हम लोग डिफाइन किए थे ए वन बाई मॉड ऑफ ए। कॉस बीटा भी हम लोग डिफाइन कर लिए, कॉस गामा भी डिफाइन किया था। तो एक बार इस चीज को यहाँ पर फिर से लिखते हैं 4 नंबर पॉइंट में, कि अगर हम लोग का वेक्टर ए है जिसका वैल्यू ए वन बाई ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप है, और ये दोनों साइड अगर हम लोग मॉड से डिफाइन कर दें, मतलब वेक्टर बाय लेंथ ऑफ द वेक्टर, मॉड मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर, तो ए वन बाई ए आई कैप, ए टू बाई ए जे कैप, ए थ्री बाई मॉड ऑफ ए के कैप। तो आप बोलेंगे सर, अभी आपने बताया था कि ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो आप इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिख सकते हैं, और ये होगी आपका यूनिट वेक्टर। तो किसी भी यूनिट वेक्टर के आई जे के कैप का जो कोफिशिएंट्स है वो असल में डायरेक्शन कोसाइंस होता है। ठीक है ना, और इसको आप छोटा करके लिख सकते हैं नोटेशन में एल आई एम जे एन के। तो किसी भी वेक्टर का आप अगर यूनिट वेक्टर निकाल लेते हो, तो उस यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है, उस यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है आई जे के कैप का, वही होता है अपना डायरेक्शन कोसाइन। समझा पाए बच्चों? तो सर इसको करेक्ट करके लिखते हो, cos अल्फा आई cos बीटा जे कैप, लाइक दिस। तो इसको मैं बॉक्स में मार्क करके रखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो किसी भी वेक्टर का अगर आप यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, तो आप बोल सकते हैं उसका जो आई जे के कैप है, उसके साथ जो कंपोनेंट है वही असल में डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड, इसी के बेस में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए वेक्टर दे दिया आपको 2y माइनस 2j और के कैप। अब क्या बोला आपको कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो, एलिमेंट बताइए क्या होगा, व्हाट इज एलिमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको ए कैप निकालना है, मतलब इस वेक्टर को इसी के लेंथ से डिवाइड कर देना। तो इसका आप लेंथ निकाल लो, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉम्पोनेंट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉम्पोनेंट्स। तो 4 + 1 + 1 √6। तो एवरी नंबर डिवाइडेड बाई √6, ये 1/√6। तो अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो जैसे आपने यूनिट वेक्टर निकाला, तो ये क्या बना, डीसीएस। बोलो यस और नो। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेशन तो मैंने सही किया ना, 2, ओ हो, ये 1 नहीं था, ये 2 है बच्चों। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये 2 2 1 है, तो ये 2 है, 2 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। तो सम्स करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया, तो -2 का स्क्वायर एंड 1, तो ये बना आपके पास 3। तो 2/3 आई कैप, 2/3 जे कैप, 1/3 के कैप। तो डी सी एस इज इक्वल टू 2/3 -2/3 एंड 1/3। ये हो गया आपका डीसीएस। तो ये कौन सा सेंस में मैंने निकाला, ओपी सेंस में। अगर आप बोलेंगे कि सर आप मुझे पीओ सेंस में भी बता दीजिए क्या होगा,
ये मैंने बताया आपको ओपी सेंस में, ठीक है ना। तो अगर आपको इसी को पीओ सेंस में लिखना है तो आप लिख सकते हैं डीसीएस इन पीओ सेंस 2/3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 पॉजिटिव एंड 1/3 नेगेटिव। तो ये बना आपका पीओ सेंस में। सॉरी। तो मान लीजिए अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको फिर क्या करना है, आपको सिर्फ ये वाले आंसर को मार्क करना है, इसको प्रेफरेंस देना है। जो ओपी सेंस में को प्रेफर करना है। अगर मल्टी करेक्ट है, अगर मल्टी करेक्ट है, एक से ज्यादा ऑप्शंस अगर करेक्ट हो, तो फिर आपको दोनों आंसर ही लिखना होगा। 2/3 -2/3 -1/3, कॉमा -2/3 2/3 एंड 1/3। अगर उस टाइम में आपने किसी एक आंसर को छोड़ दिया तो आपका मार्क्स कटने वाला है, मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कॉस अल्फा हाफ दिया हुआ है, कॉस बीटा हाफ दिया हुआ है, और आपको पूछ रहे हैं बताओ एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा। और माइनस एल दोनों ही आपको बता दें। तो दोनों डीसीएस ही निकालना है। कॉस दिया हुआ है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो व्हाट वी नो, क्या पता है हम लोग का, WKT वी नो दैट sum of the squares of DCS is 1, sum of squares of DCS, sorry, sorry dear, तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इसका वैल्यू 1 होता है। और आपके पास cos अल्फा और cos बीटा दोनों ही गिवन, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस cos गामा निकालना है 1, तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 to 1/2। So again we have 1/2, so therefore cos gamma plus and minus 1/√2। तो एलिमेंट का क्या सेट बन गया, एलिमेंट का सेट आ रहा है आपके पास, एल का वैल्यू 1/2 1/2, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास प्लस एंड माइनस 1/√2। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अनदर सेट भी मिल जाएगा। होप ये वाला आपको क्लियर है। पॉइंट जो अपना है डायरेक्शन रेशियो, अभी हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, इसको शॉर्ट में DCR भी बोलते हैं, DCR। वहां पर DCS है, वहां पर DCR, डायरेक्शन रेशियोज एंड इट्स रिलेशन, इट्स रिलेशन, इट्स रिलेशनशिप विथ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो तीन नंबर, कोई भी तीन नंबर ABC इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, इसको हम लोग DCR बोलेंगे। DCR में नोटेशन मैंने थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा DRS, DRS
तो ये तीन नंबर, एनी तीन नंबर ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शंस रेशियो, डीआरएस बोलते हैं, इफ दिस थ्री नंबर आर प्रोपोर्शनल टू डीसीएस। अगर तीन नंबर आपके पास है, एनी सेट ऑफ थ्री नंबर या ट्रिपलेट जो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनल हो, तो ऐसे तीन नंबर को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शंस रेशियो। मतलब एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी होना चाहिए। ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग एबीसी को इन टर्म्स ऑफ एल एम एन में भी लिख सकते हैं और एल एम एन को इन टर्म्स ऑफ एबीसी में भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए के मान लिया, तो देखो एल इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए के, एम इजिकल टू बी के, और एन इजिकल टू सी के आ गया। अब आप बोलोगे वी नो दैट सर कि एल का स्क्वायर, अभी आपने पढ़ाया है एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर वन होता है, और यहाँ पर एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ ए बी और सी में पता है, तो बहुत बढ़िया। यहाँ से आप के स्क्वायर को कॉमन लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं के इज इक्वल टू वन बाय रूट ओवर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर विथ साइन प्लस माइनस। ये आ गया। तो आप बोलोगे एल इज इक्वल टू ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एम इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस बी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू आ जाएगा सी बाय प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एलिमेंट का जो वैल्यू है एल एम एंड एन, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, वो असल में इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो आप लिख सकते हो ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे पीआरएस, डायरेक्शंस रेशियोस। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो अगर आपको डीसीएस पता है, डीसीएस पता है एलिमेंट एन है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि अगर आपने इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा एल लैम्डा एम लैम्डा एन, तो ये जो आ जाएगा ये आपका डीआरएस आ जाएगा। क्लियर है। तो डीआरएस ऑफ ए लाइन, यहाँ पर लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो इज इनफाइनाइट, लेकिन एक लाइन का एक डीसीएस होता है, एक सेंस में एक ही डीसीएस होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो कितना होता है उसी सेंस में, इनफाइनाइट। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शंस रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हम लोग को पता करना, इसे डीआरएस पता करना। तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं, x1 y1 z1, इस एंड का कोऑर्डिनेट है आपके पास x2 y2 z2। अगर आप ए बी वेक्टर को डिफाइन करना चाहते हैं, तो लिखना होगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जी कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप।
अगर आप बोलेंगे कि हमको यहाँ से सर आप डीसीएस ला के दो, डायरेक्शन कोसाइन बता दो, तो मैं बोलूंगा ए बी वेक्टर को निकाल दो, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसा आएगा, उसका कंपोनेंट मैं लिख लेता हूँ, बाय ए बी। ये ए बी लेंथ ले लेते, कॉमा y2 माइनस y1 बाय मॉड ऑफ ए बी, कॉमा z2 माइनस z1 बाय मॉड ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर। तो ये आपको क्या देगा, यूनिट वेक्टर का ये कंपोनेंट आया, यूनिट वेक्टर का आई जे के कंपोनेंट आ गया। तो ये जो आया ये आपके पास डीसीएस आया। तो अगर आपको डीआरएस चाहिए, तो डीआरएस क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है डीसीएस का। तो डीआरएस ऑफ ए बी का अगर आपको डीआरएस चाहिए, तो डीआरएस ऑफ ए बी आर प्रोपोर्शनल टू डीसीएस ऑफ ए बी, डीसीएस ऑफ ए बी का प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ए बी इज प्रोपोर्शनल टू, ये डीसीएस है, x2 माइनस x1 ए बी, y2 माइनस y1 बाई ए बी मतलब मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, z2 माइनस z1 बाई ए बी, ये इसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, ये इसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो आप ये जो राइट साइड में नंबर है, आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है आपका डीआरएस आ जाएगा। तो ए बी, डीआरएस ऑफ ए बी इज प्रोपोर्शनल टू, अगर आप ये पूरा क्वांटिटी को, हर क्वांटिटी को ए बी से मल्टीप्लाई करती है, तो ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 आ जाएगा। तो डीआरएस जो है वो इसका प्रोपोर्शनल होगा, z2 माइनस z1। अब अगर आप ध्यान देंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये ए बी वेक्टर का कंपोनेंट है, आई जे के का। तो डीआरएस अगर हम लोग को निकालना है, तो डीआरएस जो है वो इसी के साथ ही प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से शॉर्ट करके लिख सकते हो कि अगर आपके पास एक वेक्टर है a1i, a2j और a3k, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका डीआरएस जो है, डीआरएस डायरेक्शंस रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा i1, i2, i3 के साथ। आई होप दिस पार्ट तक आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 5, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच में एंगल बताना। तो ये एक मान लेते लाइन है, ये एक अनदर लाइन। तो ये लाइन जिस वेक्टर के अलोंग में ट्रेवल कर रहा है, उस वेक्टर का डीसीएस जो है वो L1 M1 N1। ये जो पहला लाइन है L1, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग में ट्रेवल कर रहा है, उस वेक्टर का जो है उस वेक्टर जो है वो L1 M1 N1 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। मतलब इस लाइन का डीसीएस ये है। और ये L2 लाइन है, ये जिस वेक्टर के अलोंग में ट्रेवल कर रहा है, उस वेक्टर का या उस लाइन का हम लोग डीसीएस ले लेते हैं L2 M2 एंड N2। क्लियर है भाई? तो ये वाले को एक नाम दे देते हैं अल्फा, इसको मैंने कॉल कर दिया बीटा। अच्छा, डीआरएस भी होगा, ये लाइन का डीआरएस होगा, इसको मैंने गामा कॉल कर दिया। तो गामा इज इक्वल टू डीआरएस ऑफ दिस लाइन। तो इसको कुछ आप ऐसा नाम दे दो, A1i
A2J और A3K, A3K डेल्टा जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है उसको आप ऐसा नाम दे दो A2I या फिर B1 से कर दो। वो तो ऑलरेडी वहां पर नाम दे दिया है A1 A2 A3। इसको आप कर दो B1I B2J एंड B3K। तो इसकी जरा समझ लेते हैं। L1 लाइन ये जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन में L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइन है और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है लाइन का वो A1 A2 A3। सिमिलरली आप L2 लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो को लिख ले। जब भी हम लोग बात करते हैं दो लाइन के बीच में एंगल क्या बने तो हम लोग बात करते हैं ये जो दोनों लाइन है जिस वेक्टर के अलोंग में ट्रेवल कर रहा है अल्फा और बीटा, ये जो दो वेक्टर में ट्रेवल कर रहा है डायरेक्शन में ये दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल बना ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इन विच दे आर ट्रेवलिंग। तो दो वेक्टर के बीच में अभी आपको एंगल निकालना है। ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू सेम एज एंगल बिटवीन अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर। तो अल्फा और बीटा के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ अल्फा एंड मॉड ऑफ बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा कर लीजिए। तो N1 M2 एंड N1 M2 डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर जिसका वैल्यू 1 है एंड इंटू रूट ओवर ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर उसका वैल्यू भी 1। तो ये हो गया आपका cos थीटा एंगल बिटवीन द टू लाइंस। सिमिलरली अगर आप गामा और डेल्टा के बीच में भी एंगल निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज के बीच में तो वो आएगा गामा वेक्टर डॉट डेल्टा वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ गामा डॉट मॉड ऑफ डेल्टा। गामा डॉट डेल्टा डिवाइडेड बाय मॉड गामा मॉड डेल्टा। तो ये कुछ ऐसा आने वाला है A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 then divided by root over of A1 square plus B1 A1 square plus A2 square A1 square A2 square A3 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और B3 का स्क्वायर। तो इससे हम लोग पता कर लेंगे दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल बन रहा है या दो लाइन के बीच में क्या एंगल बना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करना है। अगर थीटा 90 डिग्री है π/2 है 90 डिग्री है इसका मतलब L1 लाइन परपेंडिकुलर टू L2 लाइन है। तो थीटा अगर 90 है तो cos 90 जीरो होता है। तो इसका मतलब अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो वो इंडिकेट करेगा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इसका जो है प्रोडक्ट जीरो है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट जीरो। और अगर ये जीरो है तो लाइन परपेंडिकुलर होगा। और ये भी फॉर्मूले से अगर आप कैलकुलेट करेंगे cos थीटा जीरो है cos 90 पे cos थीटा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर न्यूमरेटर का पार्ट जीरो आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 और प्लस A3 B3। तो अगर ये जीरो है तो आप बोलेंगे लाइन दोनों परपेंडिकुलर है और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो ये दोनों भी ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शंस रेशियोज आर जीरो। ये हो गया एक नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व करने लायक है कि अगर लाइन दोनों पैरेलल है L1 पैरेलल टू L2 है तो आप बोलेंगे थीटा
आइदर 0 या पाई होगा। अगर थीटा 0 हो गया तो कॉस ऑफ 0 1 आ जाएगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा? अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शंस कोसाइंस में क्या रिलेशन होगा? L1/L2 इज इक्वल टू M1 बाई इज इक्वल टू N1/N2। सिमिलरली हैपेंड होगा अगर आपका A1 B1 से आप काम कर रहे हो तो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। तो दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है, मतलब दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, वो कोलिनियर हो जाता है ना। तो वो दोनों वेक्टर कोलिनियर हो जाता है। तो दोनों वेक्टर जब कोलिनियर होता है तो हम लोग क्या पता कर सकते हैं? तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस का जो कम ये है, डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, या डायरेक्शन रेशियो जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी बच्चे को क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। ये होगा आज का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन टीआरएस ऑफ ए लाइन एल। एल लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियोस बताना है जो परपेंडिकुलर है, विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। L1 का डायरेक्शन रेशियोस है 1 to 3 और L2 का डायरेक्शन रेशियो है -2 1 एंड 4। तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चंस को थोड़ा देर के लिए आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से पहले ट्राई करना है। तो मैं फिर से बता दूं कि एक लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, वो लाइन और जो दो लाइन है उसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, दोनों के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। एल L1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और एल L2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो आपको बताना है एल लाइन का डायरेक्शन रेशियोस क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करें पहले समझ ले आप। ये जो डायरेक्शन रेशियोज है, ये L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो आपका जो लाइन है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप एक नाम दे दो N1 वेक्टर। अनदर वेक्टर को मैंने कॉल कर लिया -2i j एंड 4 के वेक्टर। तो सेकेंड वेक्टर जो है, सेकेंड लाइन जो है वो इस वेक्टर के अलोंग में ट्रेवल कर रहा है। तो L1 लाइन और L2 लाइन किसके डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। और L2 लाइन ये वाले डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो आपको एक ऐसा लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है जो कैपिटल एल है, जो दोनों के ऊपर ही परपेंडिकुलर हो। तो अब ध्यान दें कि एक वेक्टर है N1, एक वेक्टर है N2। आपको ऐसा वेक्टर खोजना है जो दोनों के ऊपर ही परपेंडिकुलर हो। तो ये तभी होगा कि N1 और N2 इस वेक्टर के अलोंग में जो वेक्टर आएगा जो दोनों के ऊपर ही परपेंडिकुलर होगा, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी। तो इसको हम लोग अगर एन बोल दे तो एन का जो डायरेक्शन है वो N1 और N2 का क्रॉस लेने पर, मतलब वो डायरेक्शन जो इस प्लेन के ऊपर में परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल के डायरेक्शन में कैपिटल एल जो है ट्रेवल करेगा। क्या क्लियर है? तो एल जो लाइन है जिसको हम लोग का डायरेक्शन रेशियो बताना है, तो वो कौन सा डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा?
वो ट्रेवल करेगा इन वन क्रॉस इन टू। इन वन क्रॉस इन टू लेने पर जो वेक्टर आता है वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड लाइन है दैट लाइन इज ट्रेवलिंग along the vector along the vector which is perpendicular to both, or the vector which is along the n1 cross n2। ठीक है ना? तो n1 क्रॉस n2 को कैलकुलेट करना। डिटर्मिनेंट बहुत इजी बता देगा क्या होगा रिजल्ट। 1 2 3 -2 1 एंड 4। तो 4 into 2 8, 8 minus 3 5। तो यू आर गेटिंग 5i। फिर माइनस j ले लेते हैं, तो 4 into 1 into 6, तो -10j। के कंपोनेंट के लिए 1 + 4 5 5 के। तो आपका जो DRS है जो आपको कैलकुलेट करना है, DRS DRS now DRS of the line DRS of my line is proportional to 5/10j 5 के, इसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना? या फिर आप इसको लिख सकते हो, कंपोनेंट भी इसका ले सकते हो। अगर वेक्टर फॉर्म बता देते तो ये कंपोनेंट सिर्फ ले लिया 5 -10 और 5 के साथ अपना DRS वो प्रोपोर्शनल होगा। या फिर इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए 5 से डिवाइड कर दिए 1 -2 एंड 1, इस नंबर के साथ जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। ये अपना निकला DRS। हम लोग को खोजना क्या था, फाइंड द DRS ऑफ द लाइन। तो DRS को मैंने निकाल लिया। अगर आपको दे दे कि DCS बताओ, DCS, तो DCS ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू, ये जो आपका DRS आया है, तो आपका लाइन इस वेक्टर के एलोग में ट्रेवल कर रहा है। तो ये वेक्टर है कुछ 1 -2j i कैप 2j और 2 कैप। तो इस वेक्टर को अगर मैं n3 कॉल किया हूँ तो इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड आ गया कितना, 1 + 4 + 1 √6। तो n3 कैप वेक्टर बाई मॉड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर बाई लेंथ ऑफ द वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर। इसका मतलब 1/√6 -2/√6 और 1/√6, ये हो गया आपका DCS। तो आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो ये कौन सा सेंस आ गया, ओपी सेंस। ओपी सेंस में अगर आपको PO सेंस चाहिए तो -1 से आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से आपने DCS भी निकाल लिया। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए फिर क्वेश्चन और करते हैं। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन था, 3। 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अलाइन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलाइन मेक्स मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा मेक्स एंगल्स होगा, मेक्स एंगल्स, अलाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा with four with four diagonals of a cube of a cube. Prove that prove that cos square alpha plus cos square beta
प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 4/3 होगा। ये प्रूफ करना है। तो एक लाइन है जो आपका बॉडी डायगोनल होता है, उसके साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये चार एंगल बना रहा है। ठीक है। तो अभी आपको ये रिजल्ट को प्रूफ करना है। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये चारों का एडिशन जो है 4/3 आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने एक यूनिट क्यूब लिया है। ये इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई और ये वाला जेड एक्सिस मैंने दिया है यूनिट क्यूब। तो उस हिसाब से ये ए पॉइंट, इसका नाम दे दिया मैंने बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 0 0। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 1 0। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 एंड 1। अच्छा, अब मैं नाम कैसा दे रहा हूँ, तीन कोऑर्डिनेट और बच गए ना। अच्छा, ये तो अपना ओरिजिन, तो इसको मैंने दे दिया सी डैश। इसके ऑपोजिट वाला को बोल दिया मैंने बी डैश। ए का ऑपोजिट वाला को ए डैश और ओ का ऑपोजिट वाला को ओ डैश नाम दे दिया। ठीक है ना। तो आप इसका भी जो है वैल्यू लिख ही लीजिए। तो ये 1 1 0। ओ डैश का 1 1 1 कोऑर्डिनेट आएगा। ए डैश का 0 1 1। सी का निकाल लिया, बी डैश 1 0 1। सभी का आ गया। तो अब जो है बॉडी डायगोनल कौन सा होगा, आपको एक अपर कॉर्नर और एक लोअर कॉर्नर को ऐड करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप सी लेते हैं, तो सी डैश ये होगा एक डायगोनल। अगर आप ओ लेते हैं तो फिर ओ डैश लेना होगा, ये होगा आपका बॉडी डायगोनल। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये सारे जो डायगोनल्स है इनका हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इनका वेक्टर को डिफाइन करते हैं। d1 vector which is equal to o dash, so that is I cap, j cap and k cap। o dash वेक्टर निकाल लिए। नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं डायगोनल टू विच इज ए डैश, देन 0 - 1 I cap, 1 - 0 j cap, k cap। d3 वेक्टर b से लेता है, b b डैश, it is equal to 0 - 1 I cap, 1 - 0 j cap, 0 - 1 k d4। सी से सी डैश ले लेता हूँ, तो आई कैप के कैप माइनस के, ऐसा कुछ आ गया। अच्छा, बी बी डैश में शायद मैंने कुछ गड़बड़ की है। बी बी डैश आई कैप माइनस जे होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। तो मैंने चारों डायगोनल को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना। अब जो लाइन है ये चारों के साथ जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा बना रहा है, वो लाइन को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है ना। वो अपना लाइन जो है कैपिटल एल है, तो जिसका डायरेक्शंस कोसाइंस डीसीएस में लिख लेता हूँ। उसका डीसीएस है मान लो
एल एम और एन। ठीक है, तो पहला आएगा कॉस अल्फा, एल एम एन, और वो अल्फा एंगल किसके साथ बना रहा है, डी वन के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल वन इंटू वन, एल इंटू वन, एन इंटू वन, एन इंटू वन, डिवाइडेड बाई रूट ओवर एल स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर वन, रूट ओवर वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा बनाएंगे, तो डी टू के साथ माइनस वन प्लस माइनस एल प्लस एन प्लस एन बाई रूट ओवर ऑफ थ्री कॉस गामा एल एन एन बाई रूट ओवर थ्री कॉस डेल्टा एल एन एन बाई रूट ओवर ऑफ। अब ये चारों को ऐड कर देना है, स्क्वायरिंग करके ऐड करना है। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू एल एम एन होल स्क्वायर प्लस माइनस एन 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 का होल स्क्वायर प्लस एल माइनस एन प्लस एन का होल स्क्वायर एल एम माइनस एन का होल स्क्वायर, और बाहर में 1/3 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, एल का स्क्वायर 4 बार आने वाला है, तो ये हो गया 4 एल स्क्वायर। सिमिलरली 4 एन स्क्वायर 4 एन स्क्वायर। अब यहाँ पर एल एन, यहाँ पर माइनस एल एन कैंसिल, फिर यहाँ पर एल एन, यहाँ पर एक तो एल एन आएगा, एल इंटू माइनस एन कैंसिल, एम इंटू एन, यहाँ पर आप देखिए माइनस एम इंटू एन, ये भी कैंसिल। तो ये जो प्रोडक्ट आ रहे थे एल एन और एम एन, ये सारे कैंसिल हो गए, तो ये बच गए। अब यहाँ से 4 को कॉमन लेते हैं, 4/3, तो ये होता है एल स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको पता है 1 है, we know that this value is equal to 1, तो 4/3 into 1 4/3। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू। ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट हम लोग प्लेन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एल एम और एन इज इक्वल टू 0, 2 एल 2 एल एम 2 एल एम प्लस 2 एल एन माइनस एम एन इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दिया गया है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप एल एम एन का वैल्यूज बताइए क्या आने वाला है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। जो एल एम एन जो है वो डीसीएस है, और वो ऐसा कनेक्टेड है, डीसीएस। तो ये डीसीएस एल एम एन आर कनेक्टेड बाय दिस रिलेशन एल प्लस एन इज इक्वल टू 0, 2 एल एन माइनस 2 एल एन माइनस एम एन इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट क्या है कि आपको एलिमेंट को कैलकुलेट करना है जो ये इस इक्वेशन से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है, 3 अननोन है और 2 इक्वेशन। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहला वाला इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को आप निकाल लो। मैंने एल को निकाल लिया, माइनस एल माइनस एन, तो ये 1 से निकाला मैंने, और इसको 2 में पुट करने वाली हूँ। फिर एल एन, 2 एल एन की जगह माइनस एल माइनस एम इंटू एन, एन की जगह माइनस एल विच इज इक्वल टू 0। तो नाउ दिस वन, अब इसको कैंसिलेशन करना है, करके कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है एम स्क्वायर एम एल माइनस 2 एल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं एम स्क्वायर 2 एम एल माइनस एम एल
माइनस टू एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, एम प्लस टू एल मल्टीप्लाई विथ एम माइनस एल इक्वल टू जीरो। अब इसके ऊपर केसेस बना लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो एम प्लस टू एल एक बना, और एक था आपके पास एम माइनस एल, एम माइनस एल इक्वल टू जीरो। तो एक एक करके लेते हैं। इफ एम इज इक्वल टू एल and m minus l equal to 0, this will imply m equal to l। तो m equal to l लेके हम लोग चल गए। क्वेश्चन नंबर 1 था l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले थे, m इक्वल टू माइनस एल माइनस एम। अब यहाँ पर आप m का वैल्यू l डाल दीजिए, तो माइनस एल माइनस टू एल, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, l m और m। तो यहाँ से आप देखिए m और l सेम है, तो m और l सेम है, और n का वैल्यू टू टाइम्स ऑफ माइनस एल है। तो टू टाइम्स ऑफ माइनस एल, इसका मतलब l का वैल्यू n बाई माइनस टू है। तो ये पहला सेट ऑफ बीसीएस आप निकाल सकते हैं। बीसीएस ये कुछ ऐसा आ जाएगा। बीसीएस नहीं निकाल के अगर हम लोग यहाँ से डीआरएस निकाल ले, डीआरएस, तो ये प्रोपोर्शनल होता है 1, 1, माइनस टू का। तो यहाँ से आप डीसीएस निकाल सकते हो। DCS is equal to 1 by root 6, 1 by root 6 minus 2 by root 6। ये एक वैल्यू आ गई। एलिमेंट का एक वैल्यू आपको पता चल गया जब आपने एक नंबर केस को कंसीडर किया। तो व्हाट विल हैपन इफ n is m plus 12 equal to 0। नेक्स्ट केस, if m plus 12 equal to 0, यहाँ पर एक फैक्टर आया था ना, m plus 12 equal to 0। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। m plus 12 0, तो दिस विल इम्प्लाई m का वैल्यू माइनस 12। और रिलेशन क्या है, एल प्लस एन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम लोग निकाले थे एन इज इक्वल टू माइनस एल। तो माइनस एल है और एन का वैल्यू है माइनस टू एल, तो ये एल के बराबर आ गया। तो एल इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन। तो एल और एन इक्वल है, एल और एन इक्वल है। एम के साथ एल कैसा कनेक्टेड है, एम बाई माइनस टू इक्वल टू एल। तो हम लोग को क्या पता है कि डीआरएस जो होता है, डीआरएस वो होता है, डीआरएस ऑफ से डीआरएस जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 1, -2, 1 के साथ। ब्रैकेट भी देने का जरूरत नहीं है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर कंपोनेंट। तो डीसीएस यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। डीसीएस इक्वल टू 1/√6 -2/√6 एंड 1/√6, ठीक है ना। ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, जो एलिमेंट का वैल्यू आया, जो गिवन टू इक्वेशन से कनेक्टेड था, तो वो एलिमेंट का वैल्यू क्या आ गया, एल एन एन। ये वैल्यू आ गया अपने पास। एक वैल्यू पहले निकाले हम लोग, ये वाला 1/√6, 1/√6, कॉमा 1/√6, कॉमा -2/√6। और एक सेट ऑफ वैल्यू ये आ गया -1/√6, -2/√6 और 1/√6। तो मैंने क्या पूछा था, फाइंड ऑल द triplets element such that they are connected by these two given relations। तो यहाँ से आपने एलिमेंट का दो जो है ट्रिपलेट निकाल लिया, टू ट्रिपलेट्स आ गया, एलिमेंट का दो सेट ऑफ वैल्यूज आ गया। तो ये असल में डीसीएस है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो इसको एक नाम देते हैं, ये पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, ये दूसरा लाइन का।
अब मेरा इसी के ऊपर में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस लाइंस। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है और इसका बीच का एंगल थीटा है। तो आप लोग को बताना है व्हाट इज द एंगल थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपको लिखना होगा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 L2 प्लस N1 N2। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/√6 इंटू 1/√6 तो 1/6, देन -2/6, देन -2/6। तो ये कुछ आंसर आ गया -4, -4 प्लस 1 -3/6, तो -1/2। तो cos थीटा -1/2 आ रहा है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 120। तो अगर ये सिंगल करेक्ट है तो स्टूडेंट आपको लिखना है कि आंसर जो है वो 120 डिग्री। अगर ये मल्टी करेक्ट होता तो फिर ऐसा भी हो सकता था कि आपको ऑप्शन में दोनों ही आंसर दे दिया, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री ऑल्सो। तो इन दैट केस 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों आंसर होगा मल्टी करेक्ट में। तो मल्टी करेक्ट में आंसर है 120 एंड 60, सिंगल करेक्ट में आपको लिखना है 120। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जो है वो प्लेन के ऊपर रखा है, लेक्चर 2, तो इसको भी अपलोड कर देता हूँ। तो आपका जो भी क्वेरीज वगैरह हो वो आप इनबॉक्स में ज़रूर से लिखिए। मैं अपना सारा फ्रेंड्स हो, स्टूडेंट्स हो, आ, उनका जो है कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।